नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब जीके का फाइनल टच लेके आ चुका हूँ। फाइनल टच का जो पहला क्वेश्चन है, इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर मैं बात करता हूँ इंद्रासन माउंटेन पीक की, तो इंद्रासन माउंटेन पीक जो है ये कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा कुल्लू जिले में और कौन कौन सी पीक है? तो सोलंग पीक जो है कुल्लू में है, दियो टिबा चोटी ये भी कुल्लू में है, सीतीधार कुल्लू में है, श्रीखंड कुल्लू में है, परांगला कुल्लू में है और उमाशिला भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू में कुछ पासेज भी है, कुछ दर्रे भी है। तो कुल्लू में एक तो एनिमल दर्रा है, दूसरा तैंती दर्रा कुल्लू में है, चंद्रखेड़नी दर्रा कुल्लू में है और रसोल दर्रा भी कुल्लू में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर, यहाँ ऑप्शन में दिया है किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला की जो हाइट है ये 7025 या कहीं कहीं पे 7026 मीटर भी दी गई है। ये किन्नौर में स्थित है और हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है और किन्नौर की भी सबसे ऊंची चोटी है। सिरमौर दिया है, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है। ये चूड़धार वही चोटी है जो शिमला और सिरमौर को दो भागों में बांटती है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया है। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनी रेंग है। कौन सी है भैया? मनी रेंग। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लालुनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बात करते हैं लालुनी जोत की। तो लालुनी जोत जो है ये जो है लाहौल स्पीति में, कहाँ पे स्थित है भैया? लाहौल स्पीति में स्थित है लालुनी जोत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके पास जो है मेरी पीडीएफ पहुंच गई है वो 60 नंबर की पीडीएफ है। अगर आपने उस पीडीएफ को आज की रात जो है अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो कल पेपर होने वाला है वो धमाकेदार और सुपर खतरनाक होने वाला है। तो उसके लिए मैं फ्री ये पीडीएफ दे रहा हूँ। वैसे आज मेरा शेड्यूल बिजी है, लेकिन बिजी शेड्यूल के बीच में मैं आपके बीच टाइम निकाल दूंगा आपके लिए। तो ये मेरा नंबर है, आप पीडीएफ इस नंबर पे बिल्कुल मैं फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन है अगला, कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि जो कालिका कुंड पानी का स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिका कुंड पानी के स्रोत की अगर मैं बात करता हूँ, कालिका कुंड जो वाटर स्प्रिंग है ये आपने जो है, क्योंकि मैंने आपको यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार करवा दिया है, तो ये सेम क्वेश्चन आपने जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्योंकि आज जो है मैंने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाए हैं जो आपको खुद भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अब हमने जो मेरे पहले से जो मेरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने इतना जीके करवा दिया है कि अब उन्हें कुछ बुक्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे? हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ खरसा? तो हर्ष के दरबार में जो राजकवि थे इनका क्या नाम था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबार में राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है? तो कुषाण प्रतिमाओं का जो सबसे बड़ा संग्रह है ये कहाँ पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है मथुरा संग्रहालय में। अगर मैं बात करता हूँ मथुरा संग्रहालय की, तो मथुरा संग्रहालय में जो है ये क्या है भैया? कुषाण प्रतिमाओं सबसे बड़ा संग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। और स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? तो स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ये शिमला में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ कुषाणों की, जब यहाँ पे बात हो रही है तो कुषाण वंश की जो स्थापना है ये कुजुल कड़फिसस किसके द्वारा की गई थी? कुजुल कड़फिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था इनका नाम था कनिष्क। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा जो है ये चंबा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है कि गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है? तो गौरी देवी का टिब्बा चंबा में स्थित है। हनुमान टिब्बा बहुत बार पेपर में आता है कि हनुमान टिब्बा कहाँ पे है? तो हनुमान टिब्बा ये कांगड़ा में है और हनुमान टिब्बा जो है ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है। डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू में है, हमीरपुर में अवा देवी है और बिलासपुर में बहादुरपुर है। नैना देवी की धार भी बिलासपुर में ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी बिलासपुर में ही स्थित है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बात हो रही थी हर्ष के बारे में, हर्ष के जो दरबारी कवि थे इनका नाम था बाणभट्ट, राजकवि थे इनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या एक ग्रंथ है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के द्वारा
लिखा गया था, रत्नावली हर्षवर्धन ने, नागानंद भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और कौन सा चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हुएनसांग। हुएनसांग आपने याद रखना है कि हुएनसांग ऐसा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पे आया था, भारत में आया था। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि हर्षवर्धन का एक युद्ध हुआ था पुलकेशन द्वितीय के साथ। देखिए पुलकेशन द्वितीय ने इनको हरा दिया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आज जो मैं आपके बीच क्वेश्चन लाया ना, वैसे तो मैंने आपको ये रिवीजन आप समझ सकते हो अपना, क्योंकि मैंने पहले आपको मैक्सिमम चीज़ें करवा दी है। एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का था? देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो मार्को पोलो है ना वो किस देश का था। तो मार्को पोलो की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्को पोलो जो है इटली से आया था, और इसकी एक बुक है द बुक सर मार्को पोच। अब इसके अलावा मार्को पोलो तो भारत आया था, इटली से आया था भैया। इसके अलावा जैसे कि वास्को डी गामा, पहले समुद्री मार्ग से जिन्होंने भारत की खोज की थी, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में जो है वास्को डी गामा जी भारत आए थे, पुर्तगाली थे। कितने बार आए थे वास्को डी गामा जी? वास्को डी गामा जी 3 बार भारत आए थे। 1498 में आए थे, उसके बाद 1502 में आए थे, और फिर 1523 में आए थे। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान भी आया था। फाहियान भी जो है वो भारत आए थे। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो है वो भारत आए थे। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इब्न बतूता जी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे। शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन उन्हीं के बारे में है कि शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया। अब ये शेरशाह जो है ये शेरशाह सूरी है, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं मुगल वंश के शासक थे। अगर मैं बात करता हूँ शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी ने जो है 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1539 में हुआ था कौन सा युद्ध? चौसा युद्ध। किस किस के बीच हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच। अब हारा कौन? तो हुमायूं भैया इस युद्ध में हार गया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चौसा की लड़ाई जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने जो है वो शेरशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी की थी? तो शेरशाह पहले जो है ये इसका नाम खाली सूरी होता था, तो इसने जो है उसके बाद जब इसने चौसा का युद्ध जीत लिया था तो इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध जीतने के बाद। अब सिनेरियो क्या होता है इसके बाद मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद 1540 में एक युद्ध और होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसको बोलते हैं हम विलग्राम का को बोले, या इसको कन्नौज का युद्ध भी हम बोलेंगे। ये 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्नौज का युद्ध भी। इसके अलावा बहुत सारे युद्ध भारत में हुए थे, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के पहले युद्ध को जीत के। बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, मैं विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन जितने यहाँ पे ऑप्शन में घाघरा का युद्ध भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। खानवा का युद्ध भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। और इसके अलावा बहुत सारे युद्ध जो है बाबर ने लड़े थे लगातार। पहला लड़ा था 1526 में पानीपत का, दूसरा लड़ा था खानवा का, फिर लड़ा था चंदेरी का, फिर लड़ा था घाघरा का, और 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों युद्ध भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बारे में किसने यह कहा था कि वो अर्ध नंगे फकीर है? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बच्चा 2 या 10 बार सोचता है। ये क्वेश्चन तो मैंने भी आपको शायद पहली बार ही अपने सीरीज में करवाया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कम से कम जो है पेपर में आए और ऐसे क्वेश्चन कवर करवाए जाए। जितने भी मुझे क्वेश्चन मिलता है ऐसे क्वेश्चन तो मैं छोड़ता नहीं उनको। तो महात्मा गांधी के बारे में ये किसने कहा था कि वो अर्ध नंगे फकीर है? तो वैसे एक या 2 बार मैंने अपने सीरीज में ये क्वेश्चन जरूर करवाया है। तो अर्ध नंगे फकीर इनको कहा था विंस्टन चर्च नाम के एक अंग्रेज होते थे। इन्होंने जो है महात्मा गांधी को अर्ध नंगे फकीर कहा था। महात्मा गांधी की ही बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपिता है, लेकिन हमारी सरकार इनको राष्ट्रपिता नहीं मानती है, लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा वैसे इनको दिया जाता है किताबों में। महात्मा गांधी ने नारा दिया था हे राम। जब उनको गोली लगी थी, नाथूराम गोडसे ने उनको 30 जनवरी 1948 को जब गोली लगाई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था हे राम। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था इन्होंने। ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही
महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती है हरिजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, पेपर में पूछी जाती है कि हरिजन पत्रिका किसके द्वारा। अब महात्मा गांधी जी ने एक गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। कब रहे थे? 1924 में। कौन सा अधिवेशन भैया? बेलगांव अधिवेशन। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कल एग्जाम है, एग्जाम से पहले भाई अगर मैं आपको बताऊं, आज मेरे घर में शादी है, फिर भी मैं आपके लिए जो है वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैंने अपना टाइम जो है आज निकाला है, रात को बैठा हूँ मैं वीडियो बनाने आपके लिए कि भाई करना है। मेरे स्टूडेंट मुझे जो है इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में 300 प्लस सिलेक्शन देनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि टीजीटी आर्ट्स में अगर मैं 300 सिलेक्शन देता हूँ तभी आप लोग भी जो है आगे मेरे को और मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन भाई मैंने आपके लिए दिल से काम किया है, जितना मुझसे होता है मैंने उतना 100% अपना दिया है आपके लिए। थोड़े बहुत कमियां जो इस बार रह गई थी लाइव सेशन वगैरह में, उसके लिए जो है मैं दोबारा से अब अपना सेटअप तैयार कर रहा हूँ। और आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि नवंबर के लिए जो है जिसका भी टेट होगा वो मेरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है। उस टाइम भी मैं ऐसी सीरीज चलाऊंगा, लेकिन जो ज़्यादा वीक है, जिनको लगता है कि हमारा टेट जो है तैयारी करने के बाद भी नहीं हो रहा है, उनको मैं जो है पर्सनली तैयारी कराऊंगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, किसने पूर्ण क्रांति का नारा दिया था या सिद्धांत दिया था? भैया ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में 100 बार आ चुका है कि पूर्ण क्रांति का नारा या भारत में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। दो क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका सेम है कि भारत में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं और किसने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में पूर्ण क्रांति का जो है वो नारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति भी हम इसको बोल सकते हैं। और जय प्रकाश नारायण को भारत का लोक नायक भी कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये वही लाला लाजपत राय है जिन पे जो है अंग्रेजों के द्वारा डंडियाँ बरसाई गई थी। जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे उन्होंने लगाए थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो गई थी, लेकिन भारत जो आया था ये 1928 में आया था। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को हुआ था। वैसे तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अगर फिर से आएगा तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। देखिए आज मैं आपके बीच जो आपको जो क्वेश्चन आपके माइंड में घुसा रहा हूँ ना, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शक युग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए अगर मैं बात करता हूँ शक युग, शक संवत आपने सुना होगा। भारत सरकार के द्वारा जो एक कैलेंडर चलाया जाता है शक संवत, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत जो चलाया था ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक जो है कनिष्क, इनके द्वारा जो है शक संवत जो है कब चलाया गया था पूरा पता होना चाहिए भाई। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया गया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कनिष्क की बात करता हूँ तो कनिष्क के दरबार में ही चरक, वासुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान जो है वो रहते थे। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करता हूँ भारत सरकार के द्वारा जो है वो शक संवत को, शक युग को जो है शक ईरा को चलाया था। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो शक संवत होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? अक्सर बच्चे तो पढ़ते हैं जनवरी से दिसंबर कि सर साल का पहला महीना जनवरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शक संवत के जो महीने हैं वो पहला महीना चैत्र होता है। आपने याद रखना है पहला महीना जो है वो चैत्र होता है शक संवत का, और अंतिम महीना फागुन होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और कल भी जो अगर महादेव की कृपा रहती है तो कल ये सेम क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ से, अकबर ने पंचमहल कहाँ बनाया? अब अकबर ने जो है वो पंचमहल कहाँ बनाया था? तो पंचमहल इसने बनाया था फतेहपुर सीकरी के पास। भैया फतेहपुर सीकरी है कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी यूपी के आगरा में स्थित है। यूपी जो है विधानसभा की सीटें यूपी में सबसे ज़्यादा है। कितनी सीटें? 403 सीटें। आज मैं आपको रिवीजन अच्छे से करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ जितनी मेरे माइंड में भी आ रही है, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट भी अभी नहीं पड़ा है जो मैं आपके पास साथ साथ बताऊँ। जितना मेरे को पता है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ मैं, सुबह का वक्त है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा में पड़ता है, और फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनाया था, जो है ये भी अकबर के द्वारा ही आगरा में है। पानीपत का दूसरा युद्ध भी अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था, इसमें इसने हेमू को हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। इब्दत खाने का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था। इलाहाबाद किला या इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। और नवरत्न, भाई याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आता है। नवरत्न, वैसे तो हर एक क्वेश्चन आएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। नवरत्न की अगर मैं बात करता हूँ तो नवरत्न जो है वो इसके शासनकाल में ही होते थे। और इन नवरत्नों की बात करता हूँ जितनी मुझे पता है, बीरबल आते थे, अब्दुल रहीम खाना आते थे, अब्दुल फायल आता था, मुल्ला चौफिया आता था, हकीम हुमाम आता था, राज मानसिंह आता था, फैजी आता था, टोडरमल आता था, तानसेन आता था। तो ये सभी जो है अकबर के नवरत्नों में आते थे। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में आपको लग रहा होगा कि आवाज़ चेंज है, लेकिन हो जाता है। तैमूर लंग ने भारत पे कब आक्रमण किया? तो अगर मैं बात करता हूँ तैमूर लंग की, तैमूर लंग ने भारत में 1398 में जो है वो आक्रमण किया था। अगर मैं बात करता हूँ कि तैमूर लंग जब भारत से वापस जा रहे थे ना, जितना मुझे पता है, तो इन्होंने जो है सैयद वंश की जिन्होंने स्थापना की थी, खिजर खान को इन्होंने लाहौर और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। तो किसके द्वारा? तो तैमूर लंग के द्वारा जो है वो खिजर खान को लाहौर और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल डायर वाज शॉट डेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? तो अगर मैं बात करता हूँ जनरल डायर की, तो जनरल डायर की जो गोली मार के भैया हत्या की थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये उधम सिंह के द्वारा की गई थी। पूरा सिनेरियो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। पूरा सिनेरियो क्या है, बात क्या है पूरी। अब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड होता है, और इस हत्याकांड में जो है वो जनरल डायर होते हैं, ये गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। अब वो गोली चलाने का आदेश देते हैं, और गोली चलाने के आदेश देने पे इसमें हज़ारों लोग जो है भगदड़ मच जाती है, और हज़ारों लोग इसमें मारे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसके बाद जो है अब क्या सोचता है उधम सिंह, जो एक पहले जो है स्टडी कर रहे होते, लेकिन उस समय जो है देश प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा होती थी भारतीयों में, तो उधम सिंह जो है वो ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए। 1934 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और इसके बाद जो ये जनरल डायर का वेट करते रहे। अब क्या हुआ कि 13 मार्च 1940 को क्या होता है कि 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की जो है वो गोली मार दी जाती है। अब जैसी जनरल, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि बुक के अंदर जो है वो राइफल छुपा दी थी, और जैसे ही जनरल डायर जो असेंबली में भाषण देते आते हैं तो उनको गोली मार देते हैं उधम सिंह। तो थोड़ा सा आपको जो इंटरेस्ट बना रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुना दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वैसे तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, इनके जो सिक्के थे इसमें जो आकृति थी ये पशुपति की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये पूजा भी किसकी करते थे? तो पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ की करते थे। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू की, तो यहाँ पे जो है वो सार्क का हेडक्वार्टर भी स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इंडिविजुअली मैं अगर इंडस वैली साइड की बात करता हूँ तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपके बीच बात कर चुका हूँ, चाहे लोथल हो गया, चंदूदड़ो हो गया। अगर मैं हड़प्पा के बारे में बात करता हूँ, हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जितना टाइम आपका यहाँ ज़्यादा खर्च हो जाएगा उससे ज़्यादा पिछली मेरी 2 मैराथन देख लीजिएगा। मैराथन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने मैराथन 1 और मैराथन 2 देख ली है उनको लास्ट में कमेंट देना है, वो ज़रूर जो है कमेंट दे, और आज जो है आप दिल खोल के कमेंट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ है? तो एशिया के जो विभिन्न भागों में ज़्यादातर जो है वो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अगर मैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बात करता हूँ तो अशोक के बारे में मैं आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 2261 बीसी में। 261 बीसी में अशोक जो है महान शासक थे भारत के, इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 में। 261 में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। अब कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद इनको आघात पहुंचा और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पूरे भारत ही नहीं बल्कि हिमालय की ओर भेजा था मजीम को। किसको भेजा था?
था मजिम को, और श्रीलंका की ओर भेजा था अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, हिमालय की और मजिम को भेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी बुद्ध धर्म के बारे में। पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो महात्मा बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। पिपल का पेड़ था। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, ये कुशीनगर में हुई थी। देखिए इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है जैन धर्म। जैन धर्म भी भैया इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के बारे में अगले क्वेश्चन में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया। 3 रत्नों पर किसके द्वारा बल दिया? हिंदू यहाँ पे दिया है, तो हिंदू की जो पवित्र पुस्तक है इसका नाम है गीता। क्या है? गीता। और पुराणों की संख्या पूछी जाती है। पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषद कितने? अब मैं बात करता हूँ कि 3 रत्न दिए थे। अगर मैं महावीर स्वामी की यहाँ पे बात करता हूँ, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगर मैं बात करता हूँ जैन धर्म की, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ, और पहले तीर्थंकर और संस्थापक जो थे इनका नाम था ऋषभ देव। देखिए महावीर स्वामी की ही स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी, कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और 3 रत्न जो जैन धर्म में बताए गए हैं, देखिए इनके बारे में बात करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3 रत्न तो दिए लेकिन कौन से है। तो ये 3 रत्न जो दिए थे इनका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो है सम्यक आपने याद रखना है। अगर आपने सम्यक आगे लगा दिया पीछे तो खाली दर्शन, ज्ञान और आचरण लगाना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण 3 रत्न जो है बताए गए थे किसके द्वारा? जैन धर्म के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो का नाम इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का नाम जो है वो सितार के साथ जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ हिंद, तोता है हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो जो अमीर खुसरो है ये उर्दू भाषा में जो है कविताएं लिखते थे। ये एक गायक भी रह चुके हैं, इसलिए इनको तूते ये हिंद भी कहते हैं। और दिल्ली 8 दिल्ली सल्तनों का काल जो है वो अमीर खुसरो ने जो है वो देखा था। यहाँ पे शहनाई दिया है। शहनाई कौन बजाता है? भैया शहनाई की बात करता हूँ तो शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, और बिस्मिल्लाह खान को चारों भारत के चारों शीर्ष सम्मान मिले। भारत का सबसे शीर्ष सम्मान है भारत रत्न, फिर कौन सा है? फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और फिर है पद्म श्री। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस विजय पर का स्मारक है। अब अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाज़ा, थोड़ी देर पहले बताया था। भैया क्यों बनाया था? तो जब गुजरात की इसने दूसरी विजय हासिल की थी तो इसने क्या बना दिया? बुलंद दरवाज़ा बना दिया। बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर? तो बुलंद दरवाज़ा जो ये फतेहपुर सीकरी में है। इसको 1575 में 1575 में बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मैं बात करता हूँ, कई जगह जो है बोलते हैं कि बुलंद दरवाज़ा 1601 में बनाया था, लेकिन मैंने जब गूगल में सर्च किया था तो गूगल में मेरे को 1575 ही मिल रहा था। गूगल में जो विकिपीडिया होता है उसमें 1575 आ रहा था मेरे पास। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो तुगलकनामा के जो रचयिता है वो कौन है? तो तुगलकनामा जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रसखान है ईसामी। तो ये लिखा था अमीर खुसरो। तुगलकनामा जो है ग्रंथ है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथ हैं, जब हिंदुओं का प्रसिद्ध है रामायण। रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और महाभारत जो है वो
वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के द्वारा जो है ग्रंथ थे, जैसे रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, ये लिखे थे हर्षवर्धन ने। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसको विशाखा दत्त के द्वारा। तुजुक ए बाबरी, किसके? तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है, खुद बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी बाबर की है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने इसको लिखा है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा जो है, हुमायूं की जो आत्मकथा है हुमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा की अगर मैं बात करता हूँ तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध इनके मध्य लड़ा गया था। अगर मैं बात करता हूँ पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है, अफगान कौन थे? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ा गया था। भैया कब लड़ा गया था? 1761 में पहला युद्ध लड़ा गया था, 1526 में दूसरा लड़ा गया था, 1556 में पानीपत का, और तीसरा युद्ध देखो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पीछे आ गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है किस किस के बीच? तो ये मराठा और अफगान जो थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला 1526, पानीपत का दूसरा 1561 और पानीपत का तीसरा 1761 में लड़ा गया था। और इसके अलावा कुछ और युद्ध पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। इसके अलावा प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में। बक्सर का युद्ध लड़ा था 1764 में। ये सारे के सारे युद्ध आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन एक महानतम डैश शासक था। रुद्रदमन की अगर मैं बात करता हूँ ना यार, तो ये एक शक रूरल था। तो रुद्रदमन एक शक शासक था, और भारत में जो है वो शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो इसका नाम था रुद्रदमन। ये वही रुद्रदमन है। एक सुदर्शन झील है भारत में, इसकी मरम्मत करवाई थी किसके द्वारा? रुद्रदमन के द्वारा। तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत है ये किस राजा के द्वारा? शक राजा के द्वारा कराई गई थी। तो ये रुद्रदमन के द्वारा करवाई गई थी। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडोह बांध निर्मित है? तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे जो है पंडोह बांध बना है? तो पंडोह बांध जो बना है ये ब्यास नदी पे बना है। पंडोह बांध तो ब्यास नदी पे बना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसके अलावा? जैसे पोंग डैम, पोंग बांध भी बना है, पोंग बांध भी ब्यास नदी पे बना है, और पोंग बांध जो ये कांगड़ा में है, और जो हमारा पंडोह बांध है ये मंडी में स्थित है। ये दोनों ही बातें हमने याद रखनी है। पोंग डैम जो है ये भी ब्यास पे है, लेकिन ये कांगड़ा में स्थित है। कोल डैम भी कांगड़ा में स्थित है। कोल बांध जो है ये कोल डैम जो है ये कांगड़ा में नहीं है। कोल डैम जो है ये कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिलासपुर में है। तो ये सतलुज नदी पे बना है। कोल डैम बिलासपुर में ही है। ये कमेंट में नहीं बताना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध कौन सा है? कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर डैम है, गोविंद सागर झील है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा चंबा में एक चमेरा डैम है, चौसे चंबा चौसे चमेरा, ये रावी नदी पे बना है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी कृत्रिम डैम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार आपके बीच डिस्कस करवा चुका हूँ, मतलब कि अगर दोबारा डिस्कस करने की नौबत आए तो मुझे लगता है कि डिस्कस करवाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच आया हूँ तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करवा देता। तो क्वेश्चन बोल रहा है हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो धामी आंदोलन जो है ये धामी रियासत में हुआ था, और इसके जो नेता थे बहुत बार बता चुका हूँ, इनका नाम था भागमल सोधा। ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को जो है धामी आंदोलन हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं धामी रियासत की बात करता हूँ तो धामी रियासत की स्थापना राजा गोविंद पाल के द्वारा की गई थी, और धामी रियासत की जो राजधानी है वो हलोग में थी। और शिमला के हलोग में एक मेला भी लगता है जिसका नाम है पत्थर का खेल मेला। तो पत्थर का खेल मेला हिमाचल प्रदेश के किस जगह में लगता है? तो हलोग में लगता है। और आज कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है कि आप किस जिले से है, हिमाचल प्रदेश के किस कोने से आप बात करें, और किस जिले से आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी ने कमेंट करना है, एक एक दो दो तीन तीन कमेंट आपके आने चाहिए, क्योंकि इस साल की टेट परीक्षा की जो हमारी मैं बोलूँ जुलाई की जो वीडियो है वो ये लास्ट वीडियो है। बहुत सारा मज़ा आया दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के बीच में काम करने का, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। महादेव का आशीर्वाद है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था?
क्वेश्चन आया है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था, तो यहाँ पे हम सब प्राचीन नाम पढ़ लेंगे। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। बैजनाथ कहाँ पे है? बैजनाथ जी का मंदिर भी है, ये कांगड़ा में स्थित है, और बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। ऑप्शन में दिया है देवरा। देवरा कहाँ का पुराना नाम है? तो जुब्बल का पुराना नाम देवरा था। और ब्रह्मपुर जो है ये कहाँ का पुराना नाम था? तो ये भरमौर का पुराना नाम था। कहलूर जो है ये बिलासपुर का पुराना नाम था, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कांगड़ा जो है हिमाचल में पड़ता है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अपराध भी जो है सबसे ज़्यादा कांगड़ा में होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। गांव भी जो सबसे ज़्यादा जो है वो कांगड़ा में ही बसे हैं, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन भी होता है। तो बहुत सारी बातें हैं। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें, सबसे अधिकतम 15 सीटें जो है ये भी कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा का जो पुराना नाम है ये त्रिगत, और त्रिगत के एक राजा होते थे शू शर्मा जो है ये महाभारत के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीनी जो है ये कल्पा का पुराना नाम चीनी होता था, और बनेड़ जो है ये सुंदर नगर का पुराना नाम होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि किस वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर ने चंबा की यात्रा की? तो 1871 में कि भारत के कौन से ऐसे गवर्नर है जिन्होंने चंबा की यात्रा की थी? तो इनका नाम था भैया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जो चंबा की यात्रा की थी 1871 में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जनगणना की प्रक्रिया की, तो जनगणना की जो प्रक्रिया है सबसे पहले 1872 में जो शुरू की गई थी वो लॉर्ड मेयो के द्वारा ही की गई थी, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। खाली जनगणना जो भारत में शुरू की थी ये 1872 में अगर किसी ने शुरू की थी तो ये की थी भैया किसने? लॉर्ड मेयो ने। अगर मैं बात करता हूँ जब लॉर्ड मेयो चंबा आए थे तो चंबा के राजा कौन थे? तो चंबा के राजा थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो है ये चंबा के राजा थे। और नियमित रूप से जनगणना जिसकी मैं आपके बीच बात कर रहा हूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी। किसके टाइम हुई थी भैया? लॉर्ड रिपन के टाइम। किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम। चंबा की बात कर ही लेते हैं, तो चंबा में एक भूरी सिंह संग्रहालय है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। राजा भूरी सिंह के द्वारा 1908 में इसको बनाया गया है। चंबा में स्थित है भूरी सिंह म्यूजियम, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक से क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है शिमला से किसने अगुवाई की थी? तो ये की थी अमृत कौर। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार डिस्कस करवा चुका हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ, मैंने एक पत्रिका की बात की थी, उस पत्रिका का नाम था हरिजन महात्मा गांधी की पत्रिका थी। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस समय जो है महात्मा गांधी को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो जब गांधी जी को जेल में डाला गया था तो उस समय हरिजन पत्रिका का जो संपादक है वो अमृत कौर के द्वारा किया गया था, शिमला में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में सिरमौर में एक आंदोलन होता है जिसका नाम है पजोता आंदोलन। और सिरमौर के उस समय राजा कौन थे? तो सिरमौर के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश उस समय राजा थे, ये भी आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? स्वां नदी को सबसे पहले मैं बात करता हूँ, स्वां नदी को शोक का दरिया भी कहते हैं, रिवर ऑफ सोरो भी कहते हैं। तो उन्ना की जो शोक की नदी है कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में स्वां नदी जो है ये, इसको शोक की दरिया भी कहा जाता है ये। और क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वां घाटी, स्वां वैली कहाँ पे? तो स्वां वैली भी उन्ना में स्थित है। कल मैं एक 16 सिंगी धार की बात कर रहा था, तो किसी ने बोला कि 16 सिंगी धार दोनों में आती है, उन्ना में भी आती है और हमीरपुर में, दोनों में आती है भाई। ये थोड़ी थोड़ी इसकी जो पर्वत श्रृंखला है, 16 सिंगी पर्वत श्रृंखला, वो आगे भी आ जाती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है। सिरमौर ऑप्शन में दिया है, सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी जिसको पोंटा घाटी भी कहते हैं। और पोंटा साहिब में है गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी स्थित है। यमुना नदी यहाँ पे बहती है, यहीं पे एक जगह है खोदर माजरी, वहीं पे एंटर होती है, और ताजेवाला पोंटा के साथ ही है, वहाँ पे जो है छोड़ के ये हरियाणा में चली जाती है यमुना नदी। सोलन में दिया है, सोलन में है सैपरून घाटी, दून घाटी, ये सारी की सारी घाटियाँ जो है सोलन में स्थित है। तो सोलन हमारा बड़ा प्यारा है, जहाँ पे मोहन पार्क है, शूलिनी मेला होता है, जून के महीने में इसको लगाया जाता है शूलिनी मेले को। और बहुत सारी बातें हैं जो सोलन से है। सोलन मेरे को खुद भी बहुत प्यारा है, सिरमौर प्यारा है। हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिले बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे तभी है जब आप यहाँ से क्वेश्चन सही करके जाएंगे, ठीक है। कल जो है मेरा टारगेट यही है कि 100 प्लस लोग सभी जो है करके जाएंगे 100 प्लस के लिए। साइकोलॉजी के आप जो है प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? तो सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, तो सोमनाथ मंदिर को जो है ये महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। कब लूटा गया था? लूटा तो गया था, लेकिन कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में लूटा गया था। अब क्वेश्चन ये भी आ
सकता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे भैया, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी ने तो भैया कांगड़ा किले को भी लूटा था। कब लूटा था, 1009 में जो है 1009 में इसने यहाँ पे इसको भी लूटा था, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दिया है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम जब भी मैं देखता हूँ तो मैं सीधा जो है मेरे माइंड में दो चीज़ें आ जाती है। तराइन का, जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आपके टॉपिक क्लियर है ना, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनता है। मैं चंगेज़ खान के बारे में क्वेश्चन बना सकता हूँ, नादिर शाह के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसने जो है ये क्या ले गया था यहाँ से। नादिर शाह एक पर्शियन आक्रमणकारी था और ये मयूर सिंहासन को यहाँ से ले गया था, बहुत बार मैं आपके बीच में बता चुका हूँ। लेकिन मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। भैया मोहम्मद गौरी की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने 1191 और 92 में दो युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन पहले युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, और जब दूसरा युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि एक राजा होता है गुजरात के राजा जयचंद, ये जो है वो सहायता करता है मोहम्मद गौरी की। तो तराइन के दूसरे जो 1192 में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है, तो पुरातन भारत के जो महान न्यायकर्ता जो है ये मनु को माना जाता है। मनु को माना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि मनु का एकमात्र मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है, तो ये भैया हिमाचल में है। और हिमाचल में कहाँ पर है, ये मनाली में स्थित है। मनु का एकमात्र मंदिर कुल्लू मनाली में स्थित है। अब कुछ ग्रंथों की मैं बात यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि पाणिनीय ग्रंथ है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, इसका नाम है अष्टाध्यायी। पतंजलि के द्वारा जो है एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है महाभाष्य। और उसी प्रकार कौटिल्य दिया है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये भी आपने याद रखना है। और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये कालिदास के द्वारा ग्रंथ। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए वीडियो लंबी ना बने। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1923 में। अब 1923 में तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, भैया किसके द्वारा की गई थी। एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और मैं एग्जामिनर की जो जड़ है उसको उस तक जा रहा हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्वराज पार्टी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे की गई थी, तो ये इलाहाबाद में जो है ये स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू। और क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो इलाहाबाद का जो नया नाम है प्रयागराज है। यहीं पे तीन नदियों का संगम होता था, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती वर्तमान में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है गंगा और यमुना का जो संगम है, या गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो यमुना है, और गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है, ये प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में जो कुंभ का मेला भी शायद लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुंभ का मेला एक ही स्थान में 12 साल बाद लगता है, और अगर मैं बात करूँ ये कुछ अलग अलग स्थानों में ये 4 साल बाद लगता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन पूछने वाला तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमि किसे भारत में कहा जाता है, तो ये कहेंगे इलाहाबाद को ही प्रधानमंत्री की भूमि भी कहा जाता है, जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, और इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है, तो रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रशांत महासागर को कहते हैं। अब इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, हिंदी भाषा में इसको अग्निवलय क्यों कहते हैं, तो दोस्तों अग्निवलय इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। प्रशांत महासागर में ही किलायू ज्वालामुखी स्थित है, जो दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय होने वाला ज्वालामुखी है, जिसका नाम है किलायू है, सेंट हेलेंस है, मोनोलोआ है। ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, ये तीनों के तीनों जो है ये यूएसए में स्थित है। हवाई द्वीप पड़ता है यूएसए में, वहाँ पे स्थित है ये प्रशांत महासागर के लिए। देखिए महासागरों के लिए मैंने दिया है भैया ट्रिक दिया है पैसा। अब आपकी जेब में पैसा होता है, कल आप टेट देने जाओगे
तो पैसा तो आपकी जेब में होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक, टी से हिंद महासागर, इंडियन, साउथर्न को बोलेंगे अंटार्कटिक, और ए से बोलेंगे आर्कटिक। तो आर्कटिक जो ये सबसे छोटा महासागर है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपने भूलने नहीं है। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक किसकी है? कर्क रेखा की है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। अब दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि इसी महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, जिसका नाम क्या है? मारियाना गर्त। मारियाना गर्त कितनी गहरी है? 11,022 मीटर गहरी है मारियाना गर्त। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है भैया? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, ये भी आपने याद रखना है। और रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में, ये भी आपने याद रखना है। और एस आकार का महासागर कौन सा है? तो एस आकार का महासागर और वी आकार का महासागर या एम आकार का महासागर है, तो दोस्तों यह हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? तो ठंडी समुद्री धारा, देखिए ऐसे क्वेश्चन टेट में अक्सर आ जाते हैं, लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखे हैं, लेकिन आज ये रिवीजन चल रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ छोड़ा भी होगा। तो ठंडी समुद्र धारा की बात करता हूँ मैं। कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशन करंट, दो प्रकार के करंट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है ठंडी जो धारा है वो कौन कौन सी है, तो वेंगुएला की जो धारा है ये ठंडी समुद्री जल धारा है। अगर मैं बात करता हूँ कोल्ड ओशन करंट की, तो कोल्ड ओशन करंट पे आते हैं जैसे कैलिफोर्निया की जल धारा, कैलिफोर्निया की जो समुद्री जल धारा ये ठंडी जल धारा है। पेरू ओशन करंट जो है ये ठंडा है। क्वारेशियो जो है ये ठंडा है। और इसके अलावा जैसे गर्म जो है, ये गल्फ स्ट्रीम एक जल धारा है, ये गर्म जल धारा है। कुरोशियो गर्म है, और ये कोवाशियो था जो ठंडी था ना, एक मैंने कुरोशियो नहीं, कुरोशियो तो कैसी है? गर्म है। और ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। जलधारा दो प्रकार से होती है, जो जलधारा निकलती है भूमध्य रेखा से, इनको तो बोलेंगे गर्म जलधारा। जो भूमध्य रेखा से कहाँ के लिए जाएगी? ध्रुवों के लिए जाएगी। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी ये होगी कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा, क्योंकि भूमध्य रेखा तो गर्म होती है ना। और ऐसी रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कौन सी? भूमध्य रेखा। टोटल अक्षांश रेखा 179 है, टोटल 181 है, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो 179 टोटल बचते हैं। ये आपने याद रखना है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? अब क्वेश्चन आ रहा है कि विच इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। भैया बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रासलैंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण, एक होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्म एरिया होता है, उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, और जो थोड़ा ठंडा एरिया होता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पड़ती है वो शीतोष्णकटिबंधीय होता है। तो घासों के बारे में भी हमें ग्रासलैंड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय जो यहाँ पे घास का मैदान है वो कौन सा है, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो उष्णकटिबंधीय अगर घास की मैदान की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये सवाना जो है ये एक उष्णकटिबंधीय है। सवाना जो है ये सवाना घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय है। सवाना के साथ साथ और कौन कौन से है, जैसे कैंपोस घास के मैदान भी जो है ये उष्णकटिबंधीय है। लानोस जो घास के मैदान है ये भी उष्णकटिबंधीय है। इसके अलावा भाई शीतोष्णकटिबंधीय वेल्ड हो गया, ये शीतोष्ण है। प्रेरी शीतोष्ण है। पंपास जो है ये शीतोष्ण है। और चिनूक हवाएं भी चलती है। चिनूक जो है एक हवाएं है और ये यूएसए में चलती है चिनूक हवाएं। ये जो है लोकल विंड्स का एक उदाहरण है चिनूक हवाएं। तो अगर मैं बात करता हूँ एक आधे क्वेश्चन और की, दक्षिण पश्चिमा के निग्रो क्या कहलाते हैं, तो ये ब्लैक कहलाते हैं। एक पॉलिटी का क्वेश्चन करते हैं, नागरिक समानता का अर्थ है, तो नागरिक समानता को जो अर्थ है वो क्या है, तो नागरिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। देखिए मौलिक अधिकारों की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 दर्शाए गए हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 बताए गए हैं। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है ये 6 प्रकार के, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ये भी आपने याद रखना है। और 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में जो है आप जो है समानता का अधिकार हो गया जो 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और उसके बाद संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार आते हैं वो आर्टिकल 32 में आते हैं, जिसके तहत रिट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रिटें होती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आज की मैराथन में आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स की बात करता हूँ। आर्टिकल 17 का ए, 17 के ए में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 17 के ए में क्या आ सकता है, 17 के ए में आ सकता है
एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी का अर्थ होता है छुआछूत के का अंत किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। 21 के ए में क्या बोला गया है? तो 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन था कि शिमला में जो सेब के बगीचे किसके द्वारा सबसे पहले लगाए गए थे, और सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो शिमला में होता है। शिमला में सबसे पहले जो सेब का जो हिमाचल में जो सेब लाए थे, ये कैप्टन आरसी ली के द्वारा लाए गए थे, और कुल्लू में इन्होंने 1870 में जो ब्रिटिश किस्म का सेब लगाया था। इसके बाद जो अलेक्जेंडर एक कोटर होते थे, इन्होंने सेब का एक बाग लगाया था 1877 में शिमला के मशोबरा में। ये आज की डेट में भी आप देख सकते हैं, शिमला के मशोबरा में जो अलेक्जेंडर कोटर ने जो सेब का बाग लगाया था। और सेबों का जो वास्तविक रूप से जो हिमाचल प्रदेश में लगाए थे, तो ये कोटगढ़ में लगाए थे। तो ये लगाए थे सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा लगाए गए थे 1918 में। ये अमेरिकी टाइप के सेब इन्होंने लगाए थे, ये आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ कि एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम किस जिले में है 2011 के अनुसार, तो एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम हमीरपुर में है। सबसे अधिक एसटी की पॉपुलेशन कहाँ पे भैया? लाहौल स्पीति में है। दोनों बातें आपने याद रखनी है। और कुछ दर्रों की मैं बात कर रहा हूँ। सांच दर्रा जो है ये चंबा को पांगी से अलग करता है। दराटी दर्रा चंबा को पांगी से अलग करता है। दर्रे को पासिस बोलता है। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन यार भाषा तो हमारी हिंदी है, तो हमें समझ आना चाहिए भाई कि पास को जो है वो दर्रा बोलता है। अगर मुझे कुछ बच्चों का ये समझ नहीं आता कि जो ये बोलता है कि सर हमें जो है अंग्रेजी में पढ़ाइए, जीके भी अंग्रेजी में पढ़ाइए, भाई आप लोग जो है वो हिंदी आपको जो है आनी चाहिए। हिंदी हमारी जो है भाषा है, मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये भी आता है कि कांगड़ा को कुल्लू से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो कांगड़ा को कुल्लू से शहरी दर्रा अलग करता है। कांगड़ा को भरमौर से अलग करने वाला दर्रे का नाम सिंगूर दर्रा है। इंद्रहार दर्रा किससे किसको अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये आपने ढूंढ लेना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कुल्लू को मंडी से अलग करने वाले दर्रे का नाम है दुलची दर्रा। 10 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा किससे किसको अलग करता है? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि मैराथन आज की बहुत बड़ी हो चुकी। अब कुछ टॉपिक आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किताब मत पढ़िएगा। एक रात में किताब नहीं पढ़ी जाती भाई, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे कि एक रात में हम जो है लुसेंट की बुक पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर की जो PDF डाली है ना, उसको पढ़ लेना है। और जिसने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी है, उसके लिए फिर मेरे पास एक सरप्राइज है। आपको व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना है। और बहुत बड़ी बात है, जिसने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मतलब कि उसके अंदर जो है पूरा पूरा कैलिबर है करने का, वो कर सकता है। नंबर जो मेरा है यहाँ पे फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ 7876145409। बाकी महादेव से मैं दुआ मांगूंगा। और महासू महाराज जल्दे महाराज जी, जहाँ मैं आज शायद जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं दुआ मांगूंगा आपके लिए कि सभी का जो पेपर है, सभी का जो इस बार टेट क्लियर हो जाए 101%। सबका, जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनका टेट क्लियर, और बाकियों का भी क्लियर हो जाए, जो देखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी का भला होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने वीडियो पूरी देखी है, तो इस नंबर पे आपने कोड देना है YA प्लस मैराथन 1 प्लस मैराथन 2 प्लस मैराथन 3, फाइनल टच 3। तो ये सारे का सारा कमेंट आपने यहाँ पे देना है कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा करके आए। मेरी आप सभी के साथ अच्छी दुआएं जो आपके साथ रहेगी। अगर मुझसे हुआ, पॉसिबल हुआ, तो मैं कल सुबह आपके बीच जो है एक वीडियो और अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं प्रयास करूंगा कि कल सुबह के लिए एक वीडियो और लाई जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो है 9 जुलाई वाले टेट के लिए, जो आर्ट्स की थी। तो मैं यहीं पे जो है विराम देता हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे से पेपर दे के आए, ऑप्शन को देखें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया। ऑप्शन को आपको देखना है अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय श्री राम।